हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और मैं हूं अली आबिद। तो जनाब, आज आप हमारे शो पे एक चेंज देख रहे होंगे। जैसा कि सब जानते हैं कि अनम काज़मी छुट्टियों पर गई हुई हैं और डेफिनेटली हम उनको बहुत मिस भी कर रहे हैं, लेकिन मेरे साथ एंकरिंग के लिए इस वक्त मौजूद होंगे। जब तक अनम नहीं आती हैं तब तक अली। तो अली, आई होप कि आपको हमारी टीम के साथ और गुड मॉर्निंग आज में हमारे साथ एंकरिंग करके बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल, मज़ा अभी से ही आना शुरू हो गया है और सबसे आम बात यह है कि जो स्टार्टिंग की जा रही है मॉर्निंग शो की मेरी जानिब से, वो 25 दिसंबर को की जा रही है और 25 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल है। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है और फिर अगर पूरी दुनिया के हवाले से बात करें तो आज क्रिसमस का दिन भी है। पूरी दुनिया में मसीही बिरादरी जो है वो क्रिसमस की खुशियां मना रही है, तो बड़ा अहम दिन है सबा। बिल्कुल बड़ा अहम दिन है। डेफिनेटली तमाम मसीही बिरादरी को हमारी जानिब से बहुत बहुत क्रिसमस की बेस्ट विशेस। और साथ साथ अगर बात करें आज के दिन की खास अहमियत की तो डेफिनेटली बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश इंफरादियत रखता है। गो के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं, गो के बहुत सारी दीगर कंट्रीज हैं, लेकिन जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो लोग हमेशा इसको बड़े फख्र के साथ देखते हैं और इसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें भी लगी हुई होती हैं। अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सवाने हयात के ऊपर बात की जाए या उनके ज़िंदगी के कुछ पहलुओं के ऊपर बात की जाए तो एक बहुत मशहूर हिस्टोरियन है स्टैनली वॉलपर्ट। वो ये लिखते हैं कि कुछ लोग हैं जो दुनिया में तारीख बदल देते हैं, कुछ लोग हैं जो दुनिया का नक्शा बदल देते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं और उनमें बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो कि नेशनल स्टेट बनाते हैं। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में ये तीनों क्वालिटीज़ थी और उन्होंने अपनी बुक जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में उनके बारे में ये लिखा। यही नहीं बल्कि अगर बात की जाए लॉर्ड माउंटबेटन की, तो जब वो अपने आखिरी दौर में थे और उनसे BBC से इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने कहा कि मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा बहादुर, साफगो और इतना हिम्मत वाला इंसान नहीं देखा जिन्होंने अपनी नेशन के लिए, जिन्होंने मुसलमानों के लिए इस कदर कुर्बानी दी, इस कदर जद्दोजहद दी। और आज ये कायद आज़म की कुर्बानियों का ही नतीजा है कि हम इस आज़ाद वतन में सांस ले रहे हैं। हमारे पास ये पाकिस्तान है, ये प्यारा पाकिस्तान है जहां पर हम आज़ादी से रह सकते हैं और अपने तमाम काम सरंजाम दे सकते हैं। तो अली, डेफिनेटली आज हम सबके लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारी पूरी कौम जो है इस जज्बे से सरशार है। खिराज अकीदत पेश करेंगे हम कायद आज़म को, उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर भी हम बात करेंगे। बिल्कुल सबा, आज का दिन इस हवाले से जैसे कि आपने तो तफसील से बता दिया कि किस हद तक जो है वो पाकिस्तानी कौम के लिए आम दिन है कि आज के दिन बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पैदा हुए थे। और मोहम्मद अली जिन्ना साहब की अगर बात करें तो आपने मुख्तलिफ तारीखी हवाले पढ़े होंगे कि कायद आज़म के हवाले से हमने पढ़ा है कि लोग उनकी बात को समझ नहीं पाते थे क्योंकि वो उर्दू पर इस हद तक उबूर नहीं रख पाते थे, लेकिन लोग उनकी बातें सुनने के लिए आते थे। वो जिस जगह जाते थे, वो बंगाल में जाके खिताब करें, हैदराबाद दक्कन में जाके खिताब करें, वो कहीं भी जाके खिताब करें, लोग आते थे उनके पास, उनकी बात सुनते थे। ज्यादातर उनका अंग्रेजी में खिताब होता था और जब कोई उनसे सवाल करता था कि तुम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता कि वो कह क्या रहा है मोहम्मद अली जिन्ना, तो वो कहते थे हमें ये नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन हमें ये पता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो हमारे मफाद में कह रहे हैं, वो हमारे हक में कह रहे हैं और वो जो भी कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। और यही वजह थी कि कायद आज़म का दिन जिस दिन उन्होंने सोचा था उस दिन से यकसुई के साथ मेहनत करते रहे, जद्दोजहद करते रहे और आखिरकार 1947 14 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान हासिल किया। गो के उनकी जिंदगी ने इस हद तक वफा ना की, वो 1 साल के और कुछ माह के कलील अरसे में ही जो है वो दुनिया फानी से कूच कर गए। लेकिन बहरहाल कायद आज़म ने पाकिस्तानी कौम के लिए जो एक कारनामा सर अंजाम दिया, पूरी मुस्लिम उम्मत की अगर बात करें, क्योंकि पाकिस्तान कहा जाता है कि मदीने की रियासत के बाद वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। और अली, उस टाइम पर जब पार्टीशन से पहले तमाम मुसलमान एक जगह यकजा थे तो कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो कहते थे कायद आज़म को कि तो टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं और इतना मॉडर्न शख्स जो है मुसलमानों के हुकूक की बात कैसे कर सकता है। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने न सिर्फ पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, मुसलमानों का मुकदमा लड़ा, बल्कि पूरा ज़ाब्ता हयात पाकिस्तान के बाद भी उन तमाम इदारों के हवाले से बात की कि आपने इन इदारों को ऐसे लेकर चलना है और इस मुल्क का निज़ाम इस तरीके से होगा। लेकिन सोचने और समझने की बात यह है और गौर व फिक्र करने की बात यह है कि क्या कायद आज़म का पाकिस्तान आज हमने उसी तरह संभाला हुआ है जैसे वो चाहते थे। वो एक विजनरी लीडर थे और उनके विजन को हम सबको आगे लेकर चलना है। तो आज के दिन जहाँ हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं हम ये भी बात करेंगे कि हम आज के दिन अहद करेंगे कि पाकिस्तान को हमने संभालना है, पाकिस्तान के अंदर से हमने करप्शन और तमाम बुराइयों का
खात्मा करना है। तो इसी बारे से ओवरऑल शो में बात होगी, लेकिन मैं जितना जो है ना सोचती हूँ कि मेरी चाय कंप्लीट हो जाए और फिर मेरी बारी ना आए पहले अखबार पढ़ने की, उतनी पहले मेरी बारी आती है। तो जनाब एक्सप्रेस मेरे पास है और एक्सप्रेस की जो मेन लीड है, इसमें अगर मैं देखूं तो एक्सप्रेस की मेन लीड है कि मुल्क को आलमी चैलेंजेस दरपेश, कोई अकेला मुकाबला नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं साद रफीक, जबकि सियासी जमाते वक्त की नज़ाकत को समझे एहसन इकबाल। अच्छा जनाब, ओवरऑल अगर जो सूरत हाल है और जो एक्सप्रेस में जो लीड लगाई गई है वो दोनों नून लीगी रहनुमा है जिनके हवाले से ये जो है लीड लगाई गई है। और हमने देखा कि कल जो है ख्वाजा साद रफीक के वाले साहब की बरसी थी, जिसके मौके पर जो है नून लीग के रहनुमाओं की जानिब से खिताब भी किया गया और साथ साथ कल साद रफीक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त मौदबाना गुजारिश भी की है ताहिरुल कादरी से। वो ये कहते हैं कि अगर ताहिरुल कादरी को यकीन है कि अदालतें जो हैं उनमें इंसाफ होता है, अगर ये अदालतें प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर सकती हैं, ये अदालतें जहांगीर तरीन के खिलाफ फैसला दे सकती हैं, तो फिर सानिया मॉडल टाउन के हवाले से जो बाकिर नशवी की रिपोर्ट है उसमें भी जो फैसला आएगा और डेफिनेटली ताहिरुल कादरी को उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो धरने की सियासत ना करें, उससे मजीद तशद्दुद बढ़ेगा, उससे मजीद जो है वो शिद्दत पसंदी होगी और फिर उससे हासिल उसूल भी कुछ नहीं निकलेगा। तो इस खबर को एक्सप्रेस ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया। अच्छा सबा, अगर जंग अखबार की बात करें तो जंग अखबार ने भी बहुत जबरदस्त लीड लगाई है और साद रफीक के हवाले से लगाई है। और अगर मौजूदा सियासी मामलात की बात करें तो उस सिलसिले में बड़ा अहम बयान है साद रफीक का कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा। तो यानी कि अब बात जो हो रही है वो एक बार फिर मुफाहमत की बात हो रही है कि जिस तरीके से अभी कुछ अर्से पहले लग ये रहा था कि शायद तसादुम हो जाएगा कि नून लीग जो है वो अदलिया से टकराव करेगी या फिर सिविल ब्यूरोक्रेसी, सिविल एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से टकरा जाएगी। तो अब साद रफीक जो बड़े शोला बयान हैं, लीडर हैं मुस्लिम लीग नून के, और जो भी बात करते हैं उसमें उनको मियां नवाज शरीफ का एतमाद भरपूर तौर पर हासिल होता है। तो अब साद रफीक कह रहे हैं, और जैसे कि जंग अखबार ने ये लीडिंग स्टोरी लगाई है कि लड़ाई से कुछ नहीं मिलेगा, सब एक दूसरे को मुआफ करें, आगे बढ़ें। और आर्मी चीफ के हवाले से उन्होंने बड़ी अहम बात कही है कि जमहूरियत के वो हामी हैं और उनका हुक्म मानने वाले भी इस पर अमल करें। तो अब हम देख रहे हैं कि कंसेंसस की फिजा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के तूलो अर्ज में जो है वो बनती जा रही है। और खासतौर पर अगर नून लीग और हम अदलिया की बात करें, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, तो अब दोनों जानिब से बड़े अच्छे जो है वो कमेंट्स आ रहे हैं, एक दूसरे के जो है वो हिमायत में आ रहे हैं। और अब आगे वाला जो मंजरनामा लगता है वो काफी बेहतर लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बात की और सबक के जो तसादुम की फिजा थी अब वो काफी हद तक कम होती महसूस। अली कल हम लोग जब न्यूज स्टूडियो में बैठे थे तो हम यही बात कर रहे थे कि नून लीग के जितने भी रहनुमा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी चेंज हुई है जब से जहांगीर तरीन का जो है फैसला आया। तो मुझे ऐसा लगता है उनके मोराल जो है बड़े हाई हुए हैं। अच्छा, एक्सप्रेस में एक और खबर है और इसमें जो खबर है वो है कुलभूषण के हवाले से। तो जनाब कुलभूषण के हवाले से यहाँ पर जो खबर लगाई गई है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुलभूषण जाधव जो है उनकी वालदा और बेगम उनसे आज मुलाकात करेंगी और इसकी तफसीलात दिन 2 बजे पेश की जाएंगी कि इस मुलाकात में क्या क्या बातचीत हुई और किस तरीके से इसमें इन दोनों खवातीन को इजाज़त दी कि ये कुलभूषण जाधव से मुलाकात करें। तो इंडिया में बड़ा शोर शराबा हुआ और बड़ी हैरानगी भी हुई कि वो पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव के साथ जो है इस तरीके से सलूक किया हुआ है। हालांकि उनके ऊपर जो चार्जेस हैं उसके बाद तो बनता है कि उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तमाम कानून के तकाज़ों को पूरा करते हुए उनकी वालदा और उनकी बेगम को आज इजाज़त दे रहा है कि वो इस तरीके से मुलाकात करेंगे। उसके ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी के हवाले से बात की जाए तो उनके जो रहनुमा है सुब्रमण्यम, तो वो ये कहते हैं, बड़े मजे का उनका स्टेटमेंट आया। पहले उन्होंने एक ट्वीट की कि जी अगर कुलभूषण जाधव को इन्होंने हैंग किया तो बलूचिस्तान से अलहदगी का फिर हम भी सोचेंगे और फिर पाकिस्तान कमर कस ले। उसके बाद फिर एक और ट्वीट की कि अगर फिर दोबारा कुलभूषण को नहीं छोड़ा गया और उनके साथ किसी किस्म की जो है वो सहूलतकारी नहीं की गई तो फिर हम सिंध को अलग कर देंगे। तो मेरे ख्याल में भारत की हड़बौंग का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत कितनी हड़बौंग का शिकार है अली, कि एक के बाद एक ट्वीट कभी हमारे सूबों को तोड़ने की बातें करते। तो आप बिल्कुल भूल जाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान एक है और हम सब एक। पॉजिटिव चीज है वो ये है कि आप अगर पाकिस्तान के माहीगीरों को देखें जो भारतीय जेलों में किस हद तक बुरी ट्रीटमेंट होती है, एक्सेस तक नहीं मिलता। हमारा कोई जो है वो आम शहरी वहां पर चलाता है, उसको जासूस करार देकर गिरफ्तार कर लेते हैं, उसकी फैमिली को कोई एक्सेस नहीं देते। और अब आप पाकिस्तान की ये दरिया दिली देखें, बड़ापन देखें कि पाकिस्तान ने जो है एक हाजिर सर्विस फौजी है कुलभूषण, और वो पाकिस्तान में आया है, उसने दहशतगर्दी का एतराफ भी कर लिया और पाकिस्तान उसको जो है वो एक्सेस दे रहा है, उसकी फैमिली को एक्सेस दे रहा है। पाकिस्तान का कितना बड़ा दिल है। साद रफीक यही चाहते हैं कि जनाब तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर लिए जाए। चले जनाब अखबारात की लीड्स के हवाले से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वाचिंग गुड मॉर्निंग आज। मिल्लत का पासबां है। और मुख्तलिफ शहरों में सबसे पहले हम रुख करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत का, जहां पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे नासिर काज़मी और उनसे जानते हैं शहर की सूरत हाल। जी नासिर काज़मी, गुड मॉर्निंग आज। नासिर काज़मी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
नासिर काज़मी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। नासिर काज़मी बिल्कुल आ रही है, मेरे ख्याल में उनको आ रही है। हाँ, नासिर सुन सकते हैं हमें? नासिर काज़मी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। आज सबसे पहले जी बिल्कुल नासिर, ये बताइए ना, आज क्रिसमस भी है और सबसे बढ़कर ये कि बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज यौम विलादत भी है, तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौन कौन सी तकरीबात हैं, कहाँ कहाँ रखी गई हैं? देखिए, आज सबसे पहले जो बर्थडे है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वो तो है ही, और उसके साथ साथ जो कुलभूषण यादव की पाकिस्तान आने के हवाले से आज खासी एक्टिविटी है। मैं इस वक्त कुलभूषण यादव की जो फैमिली है वो उसने इस्लामाबाद आना है और उसके लिए यहाँ पर एयरपोर्ट के ऊपर खासी गहमा गहमी है। साथ ही साथ जो सवाल आपने किया, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की बर्थडे भी आज मनाई जा रही है, उसके लिए भी एक तकरीब है और उसके अलावा एक केक कटिंग सेरेमनी रखी गई है जिसमें कायदे आज़म की बर्थडे के हवाले से केक काटा जाएगा। सो ओवरऑल इस्लामाबाद में आज केक बहुत सारे कट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये जो फैमिली आ रही है भारत से कुलभूषण यादव की, उनकी अहलिया और उनकी वालदा, उनको कौंसलर रसाई दी गई है पाकिस्तान की जानिब से, और यकीनन एक मेजर माइलस्टोन है। एक वो कैदी जो उसकी ऊपर एलिगेशंस थे और एलिगेशंस के बाद वो एलिगेशन साबित हुए, और तो नासिर ये तो पाकिस्तान की जानिब से बड़ा गुडविल जेस्चर का मुजाहरा किया गया है। ये बताइएगा, जो इस वक्त सिफारती बिरादरी है, मुख्तलिफ ममालिक के जो सफ़ीर हैं, वहाँ पर नुमाइंदगान हैं वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में, वो पाकिस्तान की इस दरियादिली पर क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए डिप्लोमेटिक हलकों में पाकिस्तान के इस इक़दाम को सराहा गया है और एक पॉजिटिव जो है डेवलपमेंट की तरफ इसको देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत की तरह जो है वो अपने बड़ेपन का मुजाहरा किया। भारत ने हमेशा पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी की है, और इवन अगर कोई आम शहरी भी पाकिस्तान का भारत से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बल्कि सिफारती सतह पर भी, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी बड़ी हैरानगी का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान की जानिब से जो गुडविल जेस्चर दिया गया है, और अब देखना है कि इनकी वालदा और बेगम जो है वो कब मुलाकात करती हैं। हाँ, बहुत पहले से बता दिया गया था कि आप जो है वो आ जाइए, कुलभूषण से मिल लें। बहरहाल नासिर काज़मी, आपका बहुत शुक्रिया, और सबक जैसे कि हम बात कर रहे हैं, इनकी जानिब से काफी बार कहा गया लेकिन भारत जवाब ही नहीं दे रहा था, और जब पाकिस्तान ने कहा कि भाई डेडलाइन गुजर रही है, अगर आपने हमें जवाब नहीं दिया तो फिर टाइम गुजर जाएगा। जवाब क्या देना है, वो तो हैग में ले गए, आलमी अदालत में अपना मसला ले गए, 13 दिसंबर को जो है वो उन्होंने जमा कराया हुआ है। अब देखते हैं कि उसका जवाब क्या आता है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से तो यही कहा जा रहा है कि पूरे कानूनी तकाजे करेंगे, उसके बाद कोई फैसला होगा। ये ना हो कि भारत कल को फिर पे हमको कोई इल्जाम लगाते। तो हम आगे बढ़ते हैं और अब हम लाहौर का रुख कर रहे हैं, और लाहौर में मौजूद है हमारी प्यारी सी नुमाइंदा हुमा भट्ट। तो हुमा भट्ट, लाहौर से क्या खबरें हैं आपके पास, कौन कौन से खास इवेंट्स हैं? जी बिल्कुल, पहले तो मैं ये बता दूं कि अली आबिद आपको खुशामदीद हम लोग कहते हैं, आप में आए हैं, और मैं ये भी कहना चाहूंगी सबा, मैं सुन रही थी कि आप लोग गुनगुना भी रहे थे और साथ में कुछ गाए, सपोर्ट गाए, और साथ में कुछ गर्ल की बातें हो रही थी। तो आप बता दें कि हम लोग स्क्रीन पर होते हैं और हमारे जो एक बॉन्ड है ना वो आप नहीं तोड़ सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। हाँ, क्योंकि आज दो अहम दिन है, इवेंट्स भी हैं, क्योंकि आज एक तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी हवाले से मुख्तलिफ तकारीब भी हैं। वहाँ पर दीगर जो हैं अहम रहनुमा जो हैं वो भी शिरकत करेंगे, और इसके साथ साथ क्रिसमस है, तो क्रिसमस का त्यौहार जो है मसीही बरादरी बहुत जोश जज्बे के साथ मना रही है। और मैं इस वक्त कैथीड्रल चर्च में मौजूद हूँ, यहाँ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं, और मसीही बरादरी वो अपनी बर्थडे कहाँ मनाएंगे, लाहौर में, जाती उम्रा में, इस्लामाबाद में, कहाँ? यकीनन वो मनाएंगे, जाती उम्रा में मनाएंगे और अपने कारकुनों के साथ मनाएंगे, और उनके साथ साथ वो उनके अलावा दीगर जो उनके हवाले से तकारीब जो हैं पहले भी मुनक्किद की जा चुकी हैं और आज भी मुनक्किद की जा रही हैं, और वहाँ पर कारकुन आएंगे। तो आज मियां साहब की बर्थडे है, ये बताएं किसी किस्म की कोई मीडिया टॉक, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ चीजें सामने आने वाली हैं? यकीनन जैसे ही ऐसे प्रोग्राम और ऐसे इवेंट्स होते हैं तो मियां साहब अगर कहीं अपनी जाती उम्रा में मौजूद भी हों तो भी वो बाहर आने का कोई ना कोई रास्ता या कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, और वो बाहर इवेंट कोई ना कोई हो ही जाता है, और वहाँ पर फिर आकर उनकी मीडिया टॉक भी होती है, और फिर वो यकीनन अपनी जो भड़ास है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो चले जी, हुमा भट्ट हमारी नुमाइंदा लाहौर से हमें अपडेट कर रही थी। आज बड़े सारे इवेंट हैं, नून लीग के लिए भी खास, पूरी कौम के लिए भी खास इवेंट है, और मसीह बरादरी जो है वो भी क्रिसमस का त्यौहार मना रही है, तो बड़ा खुशियों भरा दिन है।
लाहौर वैसे भी सकाफती मरकज है हमारा, तो हमने देखा है कि जब जब इवेंट्स की अगर बात आती है तो लाहौर में भरपूर तौर पर उसको एंजॉय किया जाता है, और एक इवेंट नहीं होता, एक ही अगर मतलब अगर कोई तकरीब है तो मुतादिद जगहों पर हम देखेंगे मुतादिद इवेंट्स जो है इवेंट्स हो रहे होते हैं। और आप तो जब लाहौर गए थे कवरेज के लिए स्पोर्ट्स की, तो मेरे ख्याल में आप बड़ा एंजॉय करके आए थे। कज़ावी स्टेडियम के बाहर मजमा नहीं था, हर रेस्टोरेंट के बाहर जो है वो मजमा लगा हुआ था, ऐसा लग रहा था हर जगह ग्राउंड खुला हुआ है। चले जी, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, अली से पूछते हैं। अभी हम जो है एक रिपोर्ट की जाने बढ़ेंगे। हमारी टीम मेंबर है शाजिया अरशद, उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है मज़ार कायद के हवाले से। आइए आपको दिखाते हैं। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं कायद-ए-आज़म म्यूज़ियम में। यहाँ पर मेरे आसपास कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल की बेइंतहा चीज़ें नज़र आ रही हैं। इस म्यूज़ियम में उनके इस्तेमाल के बर्तन, वो फर्नीचर जो कायद-ए-आज़म इस्तेमाल करते थे अपनी ज़िंदगी में, वो बर्तन जिनमें वो खाना खाते थे, किताबें, कलम, इसके अलावा उनके ग्लासेस। मैं अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देख रही हूँ जो कि हमें कायद-ए-आज़म की याद दिलाती हैं। यहाँ मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस म्यूज़ियम की सैर करने के लिए आए हैं। एक खातून मेरे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर क्या देखने के लिए आई हैं और कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आई हैं आप? मैं रावलपिंडी से आई हूँ। मैं अभी तो उनके ड्रेसेस वगैरह देखे हैं, सारे शूज़ तो अभी बाकी फर्दर रह गए तो वो देख रहे हैं आप। कैसा लगता है कि अपने कायद की सारी चीज़ों को इस तरह से देखना? नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह, काफ़ी अच्छी लगे देख के ये सारा कुछ, क्योंकि हमारे साथ जो अंकल है ना तो वो उनको काफ़ी इंटरेस्ट है इसमें, तो वो सारी हिस्ट्री भी बता रहे हैं साथ साथ, तक बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त जिस शोकेस के करीब मौजूद हूँ उसमें कायद-ए-आज़म के इस्तेमाल के जूते और कपड़े मौजूद हैं। म्यूज़ियम की सैर के दौरान हमने देखा कि कायद-ए-आज़म के वो तमाम लिबास जो कि वो इस्तेमाल में रखते थे वो सब हमें यहाँ नज़र आए हैं। 3 पीस सूट, वो शेरवानी, वो गाउन जो कि वो इस्तेमाल किया करते थे, शेरवानी जो कि वो अक्सर मुख्तलिफ तकारीर में पहन कर जाया करते थे, उनके जूते, जिस तरह के जूते वो पहनना पसंद करते थे। इसके अलावा कायद-ए-आज़म की गाड़ियाँ भी म्यूज़ियम में मौजूद हैं जो कि वो अपने इस्तेमाल में रखते थे। एक गाड़ी जो हमें यहाँ पर नज़र आई, कायद-ए-आज़म गवर्नर जनरल बनने के बाद वो उस गाड़ी को इस्तेमाल किया करते थे जो कि 1947 की है। यहाँ पर जिस तरह की चीज़ें जो भी हमने देखी कायद-ए-आज़म की शख्सियत के मुतालिक, उन सबको देख के अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म कितनी नफीस शख्सियत के मालिक थे। हर चीज़ उनकी ज़िंदगी में नफासत के साथ थी और इसके अलावा उनकी शख्सियत का बेहतरीन अंदाज़ा होता है इस म्यूज़ियम की सैर करने के बाद। तो म्यूजियम की आपने सैर कर ली होगी और आपने खुद देखा कि किस हद तक नफासत पसंद थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। हर चीज़ उन्होंने जो है वो ज़माने की जो खूबसूरत तरीन चीज़ होती थी वो अपने इस्तेमाल में रखी। और बहरहाल वो एक लॉयर थे और इंतहाई महंगे लॉयर थे। और अच्छी बात ये थी कि उस ज़माने में वो ऐसी अंग्रेज़ी बोला करते थे कि अक्सर औक़ात अगर अंग्रेज़ उनके सामने आ जाता था तो सब अक्सर औक़ात तो ये भी होता था कि अंग्रेज़ बोलता था ये जो अंग्रेज़ी बोल रहे हैं हमने तो कभी सीखी नहीं। स्टूडेंट थे तो बेहतरीन स्टूडेंट थे और अगर लॉयर थे तो बेहतरीन लॉयर थे। और जब मुसलमानों के वाले से तहरीक चलाई तो ऐसी तहरीक चलाई कि दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा। अच्छा जनाब, आज हम बाबा कौम का यौम विलादत मना रहे हैं तो इसी वाले से मजीद बात करते हैं कि कौम बानी पाकिस्तान का 141वां यौम पैदाइश आज अकीदत और एहतराम से मना रही है। साथ ही साथ कायद का नज़्ब-उल-ऐन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम की तशदीद भी कर रही है। पन्ने इधर से उधर कर दें, वो पन्ने जो है वो खत्म नहीं होंगे। बहरहाल लेगेसी पर बात कर रहे हैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, तो इस वक्त वीडियो लिंक पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे सिंध मदरसतुल इस्लाम के वाइस चांसलर मोहम्मद अली शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज इस इदारे के वाइस चांसलर हैं तो कैसा लगता है आपको, फख्र महसूस होता है? यकीनन बहुत ही फ़ख्र का एहसास होता है और इस बात का भी एहसास होता है कि जिन्ना साहब ने एक मिसाल कायम की। इस इदारे में आपके इल्म में है कि तकरीबन 4.5 साल तक वो ज़ेर तालीम रहे। 1887 की 4 जुलाई को वो यहाँ पर दाखिल हुए थे और 1892 की 30 जनवरी को यहाँ से गए। शादी करना थी उनको तो वो कच्छ जा रहे थे। लेकिन मुझे जिस बात से बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है वो इस बात से कि उन्होंने जब अपनी आखिरी वसीयत लिखी, यानी उस वक्त लोग अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, घर वालों के लिए सोचते हैं, उस वक्त भी जिन्ना साहब ने अपने मादर इल्मी को सिंध मदरसतुल इस्लाम को याद रखा और अपनी आखिरी वसीयत में अपनी पूरी जायदाद का 3रा हिस्सा सिंध मदरसा के नाम लिखा। अब ये ऐसा एस्पेक्ट है जो फ़ख्र का एहसास भी दिलाता है। तो एक तरफ
ये फ़ख्र होता है कि इस इदारे में जिन्ना साहब पढ़े और मुझे आज उसकी खिदमत करने का मौका मिल रहा है बहैसियत उसके सरबराह के, और साथ में जिन्ना साहब से इंस्पिरेशन मिलती है कि कितने बड़े आदमी थे, उन्होंने कैसी मिसाल हमारे लिए कायम की कि काश हम उस पर गौर करके उसको फॉलो कर सकें। सिंध मदरसत इस्लाम की अहमियत से तो सभी वाकिफ़ हैं। सिंध मदरसत इस्लाम में जो तालीम का मयार है वो बहुत अच्छा है। यहाँ दूसरे मुल्क से तलबा भी तालीम हासिल करने आते हैं, जबकि क्या पैगाम लेकर जाते हैं वो सिंध मदरसत इस्लाम से? उनको यही पैगाम मिलता है कि सबसे जो जिन्ना साहब भी बार बार जिस बात को कहते रहे और कि पहले अपनी फील्ड में कमाल हासिल करें, यानी आप खिदमत तब कर सकते हैं आप मुल्क की, अपने लोगों की, अपने ख़ानदान की, अपनी, जब पहले आपको अपने फील्ड के अंदर महारत हासिल हो और आप एक इंतहाई अच्छे इंसान बन के निकलें। तो ये दो पैगाम हम अपने तमाम तालिबे इल्मों को, चाहे वो यहाँ से ताल्लुक़ रखते हों चाहे वो बाहर से तशरीफ़ लाते हों, हम उनको यही समझाते हैं कि हमारे जो मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड अलमनस थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो भी यही तलकीन करते थे। और हम चूँकि उनकी वरासत भी रखते हैं, वारिस हम हुए, उन्होंने जायदाद का तीसरा हिस्सा हमें दिया, तो हम अपने तलबा को भी यही बात तलकीन करते रहते हैं कि जैसे जिन्ना ने एक मिडिल क्लास फैमिली के शख्स थे, आप समझें कि अंडर प्रिविलेज्ड, कि 2 कमरों का एक अपार्टमेंट उनके वालिद के पास था जिसमें 7 अफराद रहते थे, कुंबा जो उनका था, वहाँ से उन्होंने महारत हासिल की अपने फील्ड में, और वो मुत्तहदा हिंदुस्तान जो उस वक्त का था उसके आला तरीन एडवोकेट के तौर पर उभर के और अपनी नाकामियों से भी कभी नहीं डरे। एक मिसाल है, इसी मिसाल को हम अपने नौजवानों को कहते हैं कि इसको फॉलो करें। बिल्कुल, आप बड़ी जबरदस्त चीज बताएं नौजवानों को, अपने स्टूडेंट्स को। और सबा बड़ी अहम बात यह है कि आजकल कोई 1 रुपया जो है वो किसी को नहीं देता, और कायदे आज़म ने जब अपना जो सब कुछ जितना उन्होंने बचाया हुआ था वो वसीयत ये की कि तीसरा हिस्सा मेरी दौलत का जो है वो मेरे मादरे इल्मी को जाएगा। बहरहाल सर ये बताइएगा कि बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना की लेगेसी को आपके इदारे ने किस तरह से जिंदा रखा हुआ है, क्योंकि लोग तो चले जाते हैं इस दुनिया से, अपना नाम छोड़ जाते हैं, कायदे आज़म का नाम ही इतना बड़ा है, लेकिन बहरहाल आपका इदारा कायदे आज़म से एसोसिएट है, तो जरा तफसीलन बताइए। देखें, एक तो लिविंग मोनूमेंट है कि जिन्ना साहब के जो समझें कि फॉर्मेटिव ईयर्स थे, जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक जहन बन रहा था, उनके जहन की तख्लीक हो रही थी और वो इवॉल्व हो रहे थे, उस अरसे में 4.5 साल का अरसा उनका इन्हीं दरो दीवार के दरमियान गुजरा है। ये एक तो लिविंग मोनूमेंट है, इसकी एक आप अगर कॉरिडोर में, आप एक कॉरिडोर में जाते हैं, आप एक क्लास में जाते हैं, कमरे में जाते हैं, हिस्टोरिक प्लेस है सर, तो आपको ये फील होता है कि इन्हीं जगहों पे उस कायदे आज़म के कदम भी उठते रहे होंगे। इसी इमारत में उन्होंने अपने ज़िंदगी के 4.5 साल गुजारे, और कितनी उनकी अटैचमेंट थी, इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने इस इदारे को स्कूल से कॉलेज बनाया। 1943 में ख़ुद बम्बे से आए, बात करते हुए वो जज्बाती हो गए इस इदारे की सिर्फ जगह को देख के, और उन्होंने कहा कि मुझे माफ़ कीजिए कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मादर इल्मी है और इसके एक इंच से मैं वाकिफ़ हूँ, जहाँ मैं खेला हूँ और जहाँ मैं पढ़ा हूँ। ये जिन्ना साहब की अपनी स्पीच थी। तो एक तो लेगेसी को हम इस तरह से कंटिन्यू करते हैं कि ये जो जगह है वो उसी खदो खाल के साथ, उसी अंदाज में उसको हम बरकरार रखें जैसी उस वक्त थी। तो जो भी लोग आए उनको एक तरह से ये महसूस हो कि हम उसी दौर में, उसी जगह पर आ गए हैं जहाँ जिन्ना साहब ने तालीम। बिल्कुल हमारा एहसास है सर। बिल्कुल। दूसरा उसका जो आइडियोलॉजिकल है कि जो उनका फिक्र था और जो उनकी सोच थी, जिस तरह का किरदार वो हमारे नौजवानों से चाहते थे, तो हम ये कोशिश करें कि अपने नौजवानों में वही एक तरह से तख्लीक करने की कोशिश करें कि उनमें ऑब्जेक्टिविटी हो, उनमें सोच की वुसअत हो, वो बहुत छोटे जहनों के नहीं। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं। एक विजनरी लीडर जवानों से कई दफ़ा उन्होंने खिताब किया है, कई दफ़ा बातें की हैं। अगर उनके उसूलों को ही लेकर हम बात करें तो उनकी ज़बान की बेस पर उन्होंने पूरा एक मुल्क आज़ाद कर लिया। आज के इस दौर में ऐसा कोई सियासतदान नहीं देखते हम। आप कायदे-ए-आज़म के मिशन को आगे लेकर जाने वाला कौन सा आपको ऐसा किस लीडर में क्वालिटी नजर आती है?
देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं। अब देखें, कायदे आज़म जैसे लोग तो बहुत सदियों में पैदा होते हैं, हर रोज़ वो तो पैदा नहीं होते, लेकिन आज भी हमारे मुल्क में माशाल्लाह जो भी लीडर्स हैं, जो कल गुजर गया उसमें भी जो लीडर्स थे, उनमें अगर 4 बुराइयां अगर रही हैं तो 8 अच्छाइयां भी रही हैं। उसी वजह से 70 साल से जिन्ना साहब का 48 में इंतकाल हुआ है और आज 2017 के हम एंड तक पहुंच गए हैं। आखिर इन 69 सालों में भी इस मुल्क ने बड़ी तरक्की की है। अगर आप देखें कि हमने कहां से आगाज किया था, तो मैं समझता हूं कि मजमूई तौर पर हमारे लोगों में अच्छाइयां भी हैं, कमजोरियां भी हैं। कमजोरियां अगर हम थोड़ी सी दूर करेंगे तो बेहतर बन सकते हैं, और उसका तरीक़ाकार यही है कि हम जिना की मिसाल को ही सामने रखते हुए, जहां पर हमसे कमजोरियां सरजर्द होती हैं, उनको दूर करके अच्छाइयों की तरफ हम बिल्कुल सबा जबरदस्त उन्होंने बात की सर ने कि जिस तरीके से हम क्रिटिसाइज तो करते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो क़यादत कायदे आज़म के बाद हमें नहीं मिली, वो कि हमें कायदे आज़म जैसी क़यादत नहीं मिली, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने बहुत तरक्की की। पाकिस्तान एटमी पावर बन गया, पाकिस्तान ने कई मैदानों में तरक्की की है, पाकिस्तान ने बेहतरीन सिस्टम बना लिया, हमारी फौज दुनिया की एक मजबूत तरीन फौज है, और हमारा निज़ाम, मुआशी निज़ाम भी काफी हद तक बेहतर है। हम अब भी दुनिया की बड़ी मईशतों में शुमार हैं। ये बताइएगा, इतने बड़े तालीमी इदारे को आप हेड करते हैं, तो जरा थोड़ा सा ये बताएं ना तफसीलन के बच्चों में और खास करके वो तालिब इल्म जो तारीख को पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए जिना की शख्सियत को किस तरह इस इदारे में पेश किया जाता है, और जिना को लेकर क्या क्या पैगामात हैं जो बच्चों तक पहुंचाना आप लोग जरूरी समझते हैं, आपके करिकुलम का हिस्सा है? हम हमेशा यही कहते हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि एक तो जिना साहब का शुरू से यही था, नौजवानों को वो जो तलकीन करते थे जब वो खुद एक कामयाब इंसान बन चुके थे, सही, वो ये कहते थे कि जो दौर आपके तालीम लेने का है उसमें आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने न दें, कंप्लीटली आपकी जो तवज्जो है वो अपनी तालीम हासिल करने पे लगी रहे, बेहतरीन तरह से अपनी तालीम हासिल करें, और जब आप ये मरहला तय कर चुके उसके बाद फिर आप अपने जो दूसरे शौक हैं, अगर सियासत में हिस्सा लेना है, समाजी खिदमत में हिस्सा लेना है, जो भी चीज़ें करनी हैं वो उसको सेकंड स्टेज पे रखें। तो हम अपने तुलबा को इसी बात की तलकीन करते हैं कि जब आपको आपके वालिदैन ने अखराजात खर्च करके तालीम के लिए भेजा है, तो आप दूसरी कर रहे थे उनकी जिंदगी के हवाले से बता रहे थे कि ओवरऑल उनकी जिंदगी कैसी है। और अली, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि लीडर्स के हवाले से कि अब ऐसा कोई लीडर है कि नहीं कि वो कायदे के जैसा विजन लेके आके चले, तो गुड मॉर्निंग साइंटिस्ट भी हैं, साथ साथ प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन सेक्रेटरी जनरल भी हैं, और उनके साथ मौजूद हैं खलील नजवी साहब, मेडेलियन पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हैं, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अलीशा इफ्तिखार, जो कि नन्ही सी और बहुत प्यारी सी डिबेटर हैं। तो सबसे पहले जो है इन तमाम लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद हम सबसे पहले बढ़ेंगे डॉक्टर जाफर की जानिब। सर, अगर कायदे-ए-आज़म की सवाने हयात पे या उनकी लाइफ के हवाले से बात की जाए, तो आपकी इतनी रिसर्च है, आपने इतना पढ़ा है उनके बारे में, आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, आप कैसे सम अप करेंगे उनकी पर्सनैलिटी? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि कायदे-ए-आज़म का जो सियासी सफ़र है उसमें एक इर्तिक़ा का अमल हम देखते हैं, और मुख्तलिफ़ औक़ात में उन्होंने जो भी उनका मुक़दमा था उस मुक़दमे को आगे बढ़ाते हुए मुख्तलिफ़ दलाइल दिए। लेकिन अगर हम उनकी पूरी सियासी जद्दोजहद को सम अप करें तो दो बातें बहुत नुमायाँ होकर सामने आती हैं। एक तो ये कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक ऐसा मकाम चाहते थे, एक ऐसा मुनसिफाना जगह चाहते थे कि जहाँ वो मुतमईन हों। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ की आमद के बाद दो बड़ी अहम चीज़ें हुई थीं। एक तो ये हुई कि अंग्रेज़ ने यहाँ पे नुमाइंदा इदारे मुतारिफ़ किए, जो इससे पहले ऐसा नहीं था कि अब नुमाइंदा इदारे बने हैं, लोकल गवर्नमेंट के इदारे बने हैं, आगे जाके वो सूबाई असम्बली इदारा बन जाएंगे। तो एक तो नुमाइंदगी का निज़ाम मुतारिफ़ हुआ, और दूसरा बहुत अहम इक़दाम जो उन्होंने किया वो उन्होंने सेंसस कराना शुरू किया। अब जब सेंसस कराना शुरू किया तो पहली दफ़ा ये बात मुनकशिफ हुई कि मुसलमानों की एक्चुअल तादाद क्या है। हम 8-9 साल हुकूमत कर चुके थे, लेकिन अब इंकिशाफ ये हो रहा है, ये तो पता था कि हम कम हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि हम 23 या 24% हैं। जिन्ना साहब के लिए सबसे बड़ा
इशू ये था कि मुस्तक़बिल के सियासी नक्शे में मुसलमानों को एक मोतबर और काबिल एहतराम मकाम कैसे दिलाया जाए, ये उनकी सारी जद्दोजहद रही। शुरू में उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम की बात नहीं की, वो बिल्कुल मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर एक के लिए ज़्यादा हुकूक चाहते थे कि कांग्रेस नहीं देने पर आमादा है, तो फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि अब पाकिस्तान बनाना चाहिए। बहरहाल खलील साहब की तरफ भी जाएंगे। अभी जाफर साहब शॉर्टली ये भी बताइएगा ज़रा, ये जो हमारी एक परसेप्शन है कि कायदे आज़म की रहलत के बाद हमें जेन्युइन लीडरशिप नहीं मिल सकी, और हमने देखा कि 10 साल डेमोक्रेसी रही, फिर कू हो गया, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर कू हो गया। आपको क्या लगता है कि हमने कायद का जो फ़लसफ़ा था, फ़लसफ़ा सियासत और फ़लसफ़ा निज़ाम हुकूमत, वो समझ नहीं पाए? नहीं, बात ऐसी नहीं है। मेरा ख्याल ये कि जो कायद आज़म का परसेप्शन था वो तो सबके सामने था। सही। लेकिन जमहूरियत, एक आइडियल जमहूरियत तो कभी नहीं होती, वो एक तदरीज के साथ आगे बढ़ती है और प्रोग्रेस करती है। हमने जमहूरियत को पनपने का मौका नहीं दिया। शुरू के 10 साल 11 साल बड़ी आजमाइश के साल थे, लेकिन आप देखिए कि उन्हीं 11 बरसों में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना, स्टेट बैंक बना, PIDC बना, और पाकिस्तान में बड़ी वो सिंध मदरसतुल इस्लाम के वाइस चांसलर अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उनका हम कहते हैं ना कि कायदे आज़म चले गए, उसके बाद पाकिस्तान में कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप देखें ना पिछले 70 सालों में कितनी डेवलपमेंट हुई है, हमारी मईशत स्ट्रांग हुई है, हमारा दिफा मजबूत हुआ है, हमारा निज़ाम ज़िंदगी मजबूत हुआ है। बहरहाल आप बताइए खलील साहब, कायदे आज़म से इश्क इतना क्यों है, और इश्क नज़र भी आ रहा है हमें स्टूडियो में? कायदे आज़म से ही इश्क किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी पाकिस्तानी के लिए अहमियत नहीं, इश्क की वजह भी होती है ना। वजह इसी मैं समझता हूँ कि कायदे आज़म अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली अगर पूरा जैसे आपने जिक्र किया सफ़र का कायदे आज़म के, तो थ्रू आउट कायदे आज़म वॉज इनकरप्टेबल, और उनकी शख्सियत में आज भी कोई सकम कोई ढूंढने के लिए अगर निकले तो नज़र नहीं आता। हालांकि ये पब्लिक फिगर थे, और कोई झोल किरदार का, कोई झोल, कोई ऐसा अमल, तो ऐसी कोई बात नहीं मिलती। और ऐसी शख्सियात जो हैं वो मतलब बहुत रेयर होती है। बिल्कुल, बहुत रेयर होती हैं। चाहे आप इंडियन कांग्रेस की बात करें या पूरी दुनिया के जितने भी हिस्टोरियन हैं आप उनकी बात करें, कायद आज़म की शख्सियत के हवाले से, उनकी पर्सनालिटी के हवाले से हर कोई ये कहता है कि जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिस तरीके से कायद आज़म के अंदर एबिलिटीज़ थी, तो उनकी ज़िंदगी को अगर आप ओवरऑल स्टडी करें, उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़ा हयात को जानने की कोशिश करें, तो बहुत सारे ऐसे पहलू भी हैं सर जो कि बड़े हिडन है, और हम लोगों ने उसको जो है वो डिस्क्लोज़ ही नहीं किया है ताकि हम आगे बढ़ सकें। खैर, हमारे साथ जो है अभी नन्ही सी अलीशा भी बैठी हुई हैं, और सर के पोर्ट्रेट के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अलीशा इफ्तिखार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके बारे में आपको बताऊं कि बड़ी क्यूट सी नन्ही सी डिबेटर हैं, और जब ये डिबेट करती हैं तो कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई भी जगह हो, सब अशश कर उठते हैं, क्योंकि इतने जज्बे और इतने पेट्रियाटिज्म के साथ जो है वो डिबेट करती हैं। तो अलीशा, सबसे पहले तो वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज ये बताएं कि आज आपने डिबेट की प्रिपरेशन करी थी, तो कितने दिन पहले से करी थी? आज हमारा एक और इवेंट है ना, तो हाँ। 3 डेज के लिए। तो अभी आप डिबेट करके दिखाएंगे हमें? चलें जी, फिर जाइए और अच्छी सी डिबेट कीजिए। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमा है मोहम्मद अली जिन्ना। ए कौम अपने कायद की कद्र कर, ए कौम अपने कायद की कद्र कर, इस्लाम का निशा है मोहम्मद अली जिन्ना, इस्लाम का निशा है मोहम्मद अली जिन्ना। सदर-ए-वक़ार 25 दिसंबर 1876 का दिन पाकिस्तान की तारीख में सबसे अहम है। इस दिन सूरज भी एक तबक से रोशन हुआ था। जी हाँ, किसने जाना था इस दिन पैदा होने वाला मोहम्मद अली जिन्ना मुस्तकबिल का कायद आज़म बानिए पाकिस्तान बनेगा। कायद आज़म की खिदमत से कौन वाकिफ नहीं। हमें फ़ख्र है कि हमारी कौम में मोहम्मद अली जिन्ना जैसा शख्स पैदा हुआ कि जिसने बर्रे सगीर पाको हिंद के मुसलमानों को पाकिस्तान जैसा आज़ाद मुल्क बना दिया। जब मुसलमानों के खून से होली खेली जा रही थी, हिंदू अखंड भारत के नाम पर मुसलमानों को अपना गुलाम बनाने पर तुले हुए थे, तो कायद आज़म ने हिंदुओं की अय्यारी और फिरंगियों की मक्कारी का बहुत दिलेरी से मुकाबला किया और मुसलमानों को बताया कि हिंदू कभी हमसे मुखलिस नहीं हो सकते। यह तो वो सांप है कि जिसे जितना दूध पिलाओ डंक मारने से बाज नहीं आएगा। तभी तो गांधी जी और उसके चेले बिलबिला उठे
थे, मगर कायदे आज़म के अज़्म के सामने उनकी एक न चली और 14 अगस्त 1947 को दुनिया का नक्शा बदल गया, पाकिस्तान वजूद में आ गया। ये कायदे आज़म की खिदमत ही तो है कि आज हम इस पाक वतन में आज़ादी से सांस ले रहे हैं, कि जिसे कायदे आज़म ने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ी कुर्बानियों के साथ हासिल किया। और जब तक पाकिस्तान कायम और दायम है, कायदे आज़म की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वो ना तो झुक सकते थे और ना ही झुके, उन्हें बड़े कठिन महलों से गुजरना पड़ा, मगर उनके पास बात में लग़ज़िश न आई। वो कट तो सकते थे मगर झुक नहीं सकते। आइए अहद करें कि कसम है हमें अपने ताज़ा लहू की, कसम जिंदगी की, कसम आबरू की, सदा हम रहेंगे वतन के निगहबां, वतन अपना काबा, वतन अपना ईमान। जो नफरत बढ़ाकर वतन बेचते हैं, वो अपनी ही माँ का कफन बेचते हैं। किसी को ये सौदा चुकाने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे, वतन पर कभी आँच आने न देंगे। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। वतन पर कभी आँच आने न देंगे। और बिल्कुल बहुत जबरदस्त डिबेट की है। ये खुद से पूरी प्रिपरेशन करती है? जी मामा बस लिख के दे देती हूँ। अच्छा। मैं तकरीर के स्टाइल खुद करती हूँ। माशाल्लाह से बच्ची ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का स्केच खींचा पूरी तारीख का। और एक बात बड़ी जबरदस्त कही कि कायदे आज़म ना बिकने वाले थे और ना बिके ना झुकने वाले थे। और कायदे आज़म ने ये पाकिस्तान इसीलिए लिया था कि आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग आज़ादी से इस मुल्क में रह सकें और इस मुल्क का नाम रोशन करें। बहरहाल बच्ची की आपने सलाहियतें तो देख ली। हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं खलील साहब भी। और खलील साहब ने जो पेंटिंग्स की हैं और इस वक्त उनका आर्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, ये मेटल आर्ट है। इस हवाले से भी उनसे मजीद बात करते हैं। तो खलील साहब बताइएगा, ये शौक कब से परवान चढ़ा आपका? ये इत्तफाकी तौर पे रिलीफ कार्विंग मैंने शुरू की थी और इसमें वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करते चले गए। तो अच्छा सर, अगर पोर्ट्रेट के हवाले से अगर बात की जाए और अगर कैमरामैन दिखा सकें जो ये वाला जो पोर्ट्रेट है, ये ओवरऑल रिलीफ आर्ट कहलाता है? ये रिलीफ आर्ट है। बुनियादी तौर पे 3D जिसे आम ज़बान में कहते हैं। और इसको फिर अब कलर में डेवलप। अच्छा, ये भी तो कहते हैं ना कि आर्ट कोई मैसेज भी देता है, तो कुछ बताएंगे इस तस्वीर के हवाले से? ये तस्वीर क्या मैसेज दे रही है? मुझे इसमें फोकस नजर आता है। अच्छा। कायदे आज़म का इर्तिकाज़ और संजीदगी, बुर्दबारी, काफी अरिस्टोक्रेटिक चेहरा था कायदे आज़म का। बिल्कुल। अच्छा, कहते हैं बहुत ज्यादा पढ़ने की उनको बहुत ज्यादा लगन थी, बहुत ज्यादा शौक था, वो किताब से बहुत मोहब्बत किया करते। ये तस्वीर भी जो है वो फ्लैग स्टाफ हाउस के लॉन में ली गई थी। सुबह कायदे आज़म को फाइल्स पेश की गई मुलाहिजे के लिए, तो वो पढ़ रहे थे, तो उस वक्त ये तस्वीर ली गई। अच्छा, तो मैंने जाफर साहब से बात कर लेंगे। जाफर साहब, जैसे कि बात कही ना कि कायदे आज़म जो है वो हिस्ट्री के बड़े शौकीन थे और किताबों के बड़े शौकीन थे, और ये कहा भी जाता है कि बड़ा लीडर बनना है तो तारीख पढ़नी पड़ेगी, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। उनका एक तो प्रोफेशन की नेचर उनकी ऐसी थी। उन्होंने वकालत पढ़ी, तो उस हवाले से उन्होंने कानून की किताबों का बहुत मुतालिया किया। और बरतानिया में उनके जो क़याम का ज़माना था उसमें उन्होंने बरतानवी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को बहुत तवज्जो से सुना और देखा। और फिर वो पूरा जो एक पार्लिमानी जमहूरियत का कल्चर है, उस कल्चर को अपने जहन में ले के वो हिंदुस्तान जब आए और यहाँ पे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के रुकन बने, तो यहाँ उनकी आर्गूमेंट यही होती थी अंग्रेज़ों से कि आपने अपने मुल्क में जो पार्लिमानी जमहूरियत का तजुर्बा किया है, उन वैल्यूज़ को आप हिंदुस्तान में क्यों मुतारिफ नहीं कर रहे? ये दो नैरेटिव हैं। अगर हम अपनी कौम की बात कर लें, एक नैरेटिव ये है कि कायदे आज़म सिर्फ जमहूरियत का प्रचार किया करते थे, एक नैरेटिव ये है कि वो पार्लिमानी जमहूरियत का प्रचार किया करते थे। कुछ इस सिलसिले में बताएंगे क्योंकि आपकी स्टडी? देखिए, वो उनकी सारी ग्रूमिंग ही पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर, पार्लिमानी जमहूरियत की मां है। बिल्कुल। और वो उससे इतने मुतासिर थे, उनके जो पॉलिटिकल आइडियल्स थे वो सारे बरतानिया के वो मुफक्किरीन थे जो पार्लिमानी जमहूरियत के अलंबरदार थे। और जैसे मैंने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो ये आर्गूमेंट करते थे कि
पार्लिमानी जमहूरियत जिस तरह से एग्जीक्यूटिव को लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह बनाती है, इसी तरह ये आपकी एग्जीक्यूटिव इस लेजिस्लेचर के सामने जवाबदेह होना चाहिए। अच्छा सर, जहाँ पर हम उनकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की, वहीं आज का पाकिस्तान जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है, उसमें आप क्या देखते हैं कि अब यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि वो तो उन्होंने एक विजन दे दिया, एक ब्रॉड विजन दे दिया, एक कौम बना दी, एक मुल्क बना दिया। अब क्या देखते हैं आप कि उनके मैसेज को हमें किस तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए? एटलीस्ट हमें उनकी की हुई बातों को ही याद रख लेना चाहिए, हमें उनकी की हुई बातों के ऊपर ही अगर छोटी छोटी बातों पे ही अमल कर लें तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बड़ा सुधार पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ें, एक तो ये कि उनका विजन जो है उसका कंटेंट क्या है, ये देखिए आप कि उन्होंने किन चीज़ों को मिला के एक विजन बनाया था। एक ये था सोशल जस्टिस, समाजी इंसाफ होना चाहिए, ये अमारत और गुर्बत के जो इतने फासले हैं ये कम होने चाहिए। पाकिस्तान बनाने से पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि जागीरदार और सरमायादार ये सुन लें कि पाकिस्तान में उनको कल खेलने का मौका नहीं मिलेगा अगर वो ये समझ के पाकिस्तान की तहरीक में शामिल। बात कर रहे थे कायदे आज़म की शख्सियत के हवाले से, कायदे आज़म की ज़िंदगी के हवाले से, और बहुत ज़्यादा रिसर्च की है डॉक्टर जाफर साहब ने, कराची यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है, उन्होंने हमें तफसीली तौर पर बताया। और हमारे साथ मौजूद हैं नजमी साहब भी, उन्होंने जो है वो काफ़ी आर्ट इस वक्त रखे हैं हमारे स्टूडियो में, और मिडलियन आर्ट है जैसे कि सबा बता भी रही हैं। तो नजमी साहब से एक बार फिर बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि इस आर्ट की पजीराई उनको कितनी मिली है, चूंकि काफ़ी अरसे से वो काम कर रहे हैं। तो बताइएगा नजमी साहब, आपको मोहब्बत है कायदे आज़म से, शुरू से आप ये काम भी कर रहे हैं, इसकी पजीराई आवाम की जानिब से कितनी मिलती है आपको? पजीराई मुझे तो काफ़ी ओवरवेलमिंग मिलती है। अच्छा, हाँ। रिस्पांस काफ़ी अच्छा आता है। काफ़ी अच्छा आता है। ठीक, तो सर जब लोग आपके पास आते हैं और आपका ये मिडिलियन आर्ट देखते हैं और आपका इतना ज़बरदस्त क्रिएटिव काम देखते हैं, तो आपसे कहते हैं कि सर आप इसमें कुछ और जिद्दत लेकर आइए, कुछ और तरीके से बनाइए, किस तरीके का रिस्पांस होता है लोगों का कि सर ये जो बस हमें दे दीजिए, हम अपने घर ले जाते हैं इसको, इस तरह की कुछ? नहीं, आम तौर पर घरों के लिए तो तस्वीर कायदे आज़म की नहीं ली जाती जी, सही, और ऑफिस के लिए ली जाती। अच्छा, उसमें कभी कभार इश्यूज होते हैं साइज के, मिसाल के तौर पे जो बना हुआ साइज है वो क्लाइंट ने कहा कि नहीं ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, इसको बड़ा कर दें, छोटा कर दें, इस तरह से बात होती है। तो वो अकॉर्डिंगली फिर मतलब ऑर्डर्स आपके पास ज्यादा होते हैं या जो है आप पहले आर्ट बना लेते हैं फिर उसकी पब्लिसिटी करते हैं, देन वो फिर सेल आउट होता है? मेरे पास आम तौर पे ये होता है कि मैं पहले से तैयार करके रखता हूँ, क्योंकि डिमांड आती रहती है। मतलब समझे कि एवरी अल्टरनेट डे एक पोर्ट्रेट जो है सेल आउट होती है। इतना ज़बरदस्त आपका आर्ट है, डेफिनेटली आपको एप्रिसिएशन भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है, कमेंडेबल काम करते हैं आप। तो इतनी क्रिएशन करते हैं लेकिन सारी जो पोर्ट्रेट होते हैं वो सिर्फ जिन्ना के होते हैं, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के होते हैं, तो खाली एक स्पेसिफिक पर्सन ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? मतलब अल्लामा इकबाल हो गया या दीगर, मैं अर्ज करूं आपसे, अल्लामा इकबाल की पोर्ट्रेट भी मैंने अभी करनी है, मैंने सोचा हुआ है, और मोहतरमा फातिमा जिन्ना की पोर्ट्रेट भी बनाऊंगा मैं, मैचिंग पोर्ट्रेट, जैसे कायदे आज़म की ये पोर्ट्रेट आपके साथ रखी हुई है, हम दिखा भी देते हैं अपने। तो ये मैंने बनाई थी हमारे सिक्कों के लिए प्रपोज डिजाइन था मेरा। अच्छा। और इरादा ये था कि इस तरह के जो फाउंडिंग लीडर्स हैं, में यही है, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, वो काफी मुशाबियत हो रही है। जी जी, वो एक और साहब हैं उनकी बनाई हुई है, वो जिना कैप के साथ है, ये विदाउट जिना कैप। और ये जो अली अभी हम सर से पूछ रहे थे ना कि सर आप इतना क्रिएटिव काम करते हैं, सिर्फ जिन्ना ही क्यों, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही क्यों? तो डेफिनेटली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? और क्योंकि उनकी वजह से तो आज हमें आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। आर्ट को डेवलप करने के लिए, अब जैसे आपने ये टिपिकल आर्ट डेवलप किया, एक खास जो है वो ये मैसेज भी दे रहा है आर्ट, तो इसको डेवलप करने में कितना टाइम लगता है आपको? एक पोर्ट्रेट जो है तकरीबन 1.5 महीना लेती है इस साइज में। 1.5 महीना? कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता ये है, कोई नीड बेस्ड काम होता है। मिसाल के तौर पे क्लाइंट की एक रिक्वायरमेंट है, फॉर इंस्टेंस जैसे पाकिस्तान में है, वो अगर अप्रोच करता है, ड्राइंग रूम्स के लिए भी कहते हैं कि जी एक साइड में जो है वो कायदे आज़म की तस्वीर हो, उस हवाले से फिर आप क्या करते हैं? ड्राइंग रूम के लिए तो अभी तक डिमांड नहीं आई। अच्छा। हाँ, ये होता है मिसाल के तौर पे जैसे मैंने एक स्पेसिफिक साइज में तस्वीर बनाई हुई है, अब वो कोई साहब हैं, डीजी हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के, तो उनका दरवाज़ा जब खुलता है तो वो उनकी टेबल राइट पे लगी हुई है, तो उन्हें कायदे आज़म की ये तस्वीर जो है वो राइट साइड फेसिंग चाहिए होती है।
ठीक ठीक ठीक। अच्छा, बिल्कुल। किसी के आप कमरे में दाखिल हुए तो उनकी लेफ्ट पे टेबल लगी हुई है, तो उनको लेफ्ट साइड फेसिंग चाहिए होती है। ठीक। कि जैसे गेस्ट अंदर दाखिल होते हैं तो कायदे-आज़म शुड बी फेसिंग देम आल्सो। बिल्कुल, कायदे-आज़म को देखते तो हैं। डॉक्टर साहब, वही वाली बात आ जाएगी कि ऑफिसेज में, चाहे सरकारी ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो या कोई इंस्टीट्यूशन हो, कायदे आज़म की तस्वीर लगी भी तो होती है, लेकिन कायदे आज़म की जिंदगी से सीखता कोई नहीं। सीखता कोई। जी बिल्कुल, ये तो है, इसमें भी कोई शक नहीं। इसमें आर्ट के हवाले से अगर मैं कहूँ तो कायदे आज़म को ना हमने मिस रिप्रेजेंट भी किया है थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे कायदे आज़म की तस्वीर जो आम तौर पे लगी हुई है गवर्नमेंट ऑफिसेज में भी, बिल्कुल लगी, तो एक बहुत सेहतमंद कायदे आज़म की तस्वीर है वो। ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने कंधों पे, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान लगी हुई है, आप नीचे बैठे लेके और आप डिलीवर की तस्वीर के नीचे बैठ के उन्हीं की तालीमात देते हैं। कायदे आज़म बेसिकली एक अपनी जो उनकी जद्दोजहद जो 1940 के बाद से जो शुरू हुई है, डिक्लेरेशन के बाद से, वो यूँ समझिए कि एक नईफ और बीमार इंसान की जद्दोजहद, बिल्कुल, बट अ पर्सन विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विल, मजबूत कुव्वत इरादी की। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपके जितने भी तमाम पोर्ट्रेट्स हैं ना, इससे मैसेज जा रहा है। मैं जरा से बताऊं कि ज़ाहिर है मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं तस्वीरों को देखने वाला एक शख्स तो हूँ ना। तो कायदे आज़म की सैकड़ों तस्वीर मैंने देखी और पॉलिटिक्स के और हिस्ट्री के एक स्टूडेंट की नज़र से देखी। कुछ चीज़ें बहुत दिलचस्प मेरे जहन में आती हैं। मिसाल के तौर पे कायदे आज़म बहुत प्राइवेट पर्सन थे। मैंने आज तक उनकी कोई तस्वीर ऐसी नहीं देखी जिसमें ये बटन खुला हुआ हो। बिल्कुल, हाँ, ये सही कह रहे हैं। शेरवानी होती थी तो ये बंद था, या टाई बांधी होती थी उन्होंने। कुछ तस्वीर में बो भी लगाई हुई है। बहुत प्राइवेट पर्सन थे, बहुत प्राइवेट पर्सन। तो ये उनकी फिर सियासत में रिफ्लेक्ट होता था। सही। वो ट्रैवल करते थे तो एक डब्बे में अगर 4 सीटें हैं, वो पूरा डब्बा रिजर्व करते थे। शायद वो अपनी प्राइवेसी किसी के साथ शेयर भी नहीं करना चाहते। बिल्कुल सर, जो तो ही वाज अ वेरी पेक्यूलियर पर्टिकुलर पर्सन। इसी हवाले से अगर मजीद बात करेंगे तो जैसे सर के पोर्ट्रेट्स हैं और ये तमाम जितनी भी आर्ट बनता है कायदे आज़म से रिलेटेड तस्वीरें होती हैं, तो ये एटलीस्ट इम्पैक्ट शो करती हैं कि कायदे आज़म कैसे थे, उनकी ज़िंदगी कैसी थी। तो ये तमाम पोर्ट्रेट्स हैं या आप जैसे सीनियर लोगों की बातें हैं, इनसे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये एक पोर्ट्रेट नहीं है, ये एक ओवरऑल पूरी कायदे आज़म की शख्सियत को डिफाइन किया है मुख्तलिफ पहलुओं के साथ, मुख्तलिफ मेटल आर्ट के साथ। तो सर, जिस तरीके से आप अब कराची यूनिवर्सिटी का भी हिस्सा हैं और यूथ से भी आपका बहुत इंटरेक्शन रहता है, तो आपको क्या लगता है कि आज की जो यूथ है, आज का जो स्टूडेंट है, वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के किन उसूलों को फॉलो करता है, किस तरीके से उनकी शख्सियत? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि हमें यूथ के सामने कायदे आज़म को सही तौर पे पेश करना चाहिए, पेश करने की ज़रूरत। हम लोग करते ये हैं कि हमने सारी जो हमारी तारीख की लीडरशिप है, हाँ, उसको स्टीरियोटाइप बना दिया। अच्छा। स्टीरियोटाइप का मतलब ये है कि एक फ्रेम है, उसमें आज कायदे आज़म की तस्वीर है, कल उस फ्रेम में इकबाल की है, परसों उसमें मोहम्मद अली जौहर की है, तरसों उसमें सर सैयद की है। कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। हमें स्टूडेंट्स को बताना चाहिए कि सर सैयद हैं, हाँ, इकबाल हैं, कायदे आज़म हमारा हुकूमतों का कसूर है, निसाब बनाने वालों का कसूर है, मीडिया का कसूर है, जिसने बहुत आसान रास्ता इख्तियार कर लिया कि एक ही तरह के चबे चबाए जुमले हर एक के लिए फिट कर देते हैं। बात ये कि आप लोग भी कहते हैं, हम भी कहने की कोशिश करते हैं कि कायदे आज़म का कॉन्सेप्ट ये था कि यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, ये तीनों चीजें इस वक्त हमें अपने माशरे में नजर नहीं आती हैं, और नजर आती हैं तो बहुत कम नजर आती हैं। और वजह यही है कि हम हर हवाले से देख लें, हमारे यहाँ एक सियासी जलसा होता है, खाना जब खुलता है तो बताने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है, मजहबी इज्तिमा होता है, जो सियासी मजहबी इज्तिमा होता है, क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, आपने भी देखा हुआ है, आपने भी देखा हुआ है, हम सब ने देख रखा है। सही। तो बात यह है कि हर चीज किताबों में मौजूद है, सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास कायदे आज़म की पूरी जिंदगी मौजूद है। हम सीखना भी तो नहीं चाहते ना, हम सीखना भी नहीं चाहते, शायद हमारा लर्निंग प्रोसेस ही इतना स्लो है। देखिए, इसमें बड़ा रोल जो है लीडरशिप का है, ठीक, बड़ा रोल हुकूमतों का है, और बीइंग अ टीचर मैं समझता हूँ कि हमारा रोल है कि असातिज़ा अगर रोल मॉडल बने और तालिब इल्मों को बावर कराएं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है,
तो उसका इम्पैक्ट बनता ठीक है, बिल्कुल टीचर्स का बड़ा अहम रोल है, बहुत ज़्यादा अहम रोल है। चलिए सर, इस डिस्कशन को यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब कुछ बात कर लेते हैं आज दुनिया भर के हवाले से, जहाँ पर पाकिस्तान में भी मसीह बरादरी क्रिसमस की तकरीबात में मसरूफ है। क्रिसमस पार्टीज का सिलसिला भी चल रहा है, जबकि पाकिस्तान की सियासी जमात और सिविल सोसाइटी की तंजीमों और तालीमी इदारों की तरफ से भी क्रिसमस केक काटने की तकरीबात मुनक्किद करके मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया जाता है। ऐवान सदर की बात करें तो वहाँ पर भी, और यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर भी, सरकारी इदारे हों गैर सरकारी इदारे हों, हर जगह क्रिसमस के हवाले से आज तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। और गिरजाघरों की बात करें तो वहाँ पर भी खुसूसी इबादत का सिलसिला जारी है। मसीह बस्तियों को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया जा रहा है और कराची, लाहौर समेत तकरीबन पाकिस्तान के तमाम ही शहरों में होटल्स हों, रेस्टोरेंट्स हों या कई मकामात हों, वहाँ पर क्रिसमस केक और सेंटा क्लॉज के मॉडल सजाए गए हैं। एक पैकेज हमने तैयार किया है, वो मुलाहिजा कीजिए। मेरा नाम बिशप डॉक्टर इजाज़ अनायत है और मैं कराची में गुज़िश्ता 20 साल से मुतय्यन हूँ, आप सबका खादम हूँ और उससे पहले पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में गुज़िश्ता 50 साल से खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। क्रिसमस का पैगाम बुनियादी तौर पर यह है कि खुदा ताला चाहते हैं कि हम सब के सब कामल इंसान बने, अच्छे इंसान बने, और इसी वास्ते खुदावंद यीशु मसीह का तजस्सुम आज के दिन हुआ ताकि हम उनके ज़रिए से समझ लें कि नाउमीदी की कोई जगह नहीं है। लेकिन बेसिक जो पैगाम है वो है खुदा के साथ सुलह का, ना सिर्फ खुदा के साथ बल्कि आपस में सुलह और सलामती का। 25 दिसंबर ये खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन है। क्रिसमस एक ऐसा त्यौहार है जो दुनिया की हर कौम के, हर कबीले में और हर तरह के इंसान इसको मनाते हैं और सबसे ज़्यादा जो ध्यान होता है वो एक दूसरे के साथ मेल मोहब्बत की तरफ ध्यान होता है। तो उसमें ये है कि ये जैसे मेरे पीछे क्रिसमस ट्री सजा हुआ है, इस तरह और चीज़ें हैं जो सजाने की हैं। रोशनी है जो अपना हिद्दत को जाहिर करती है कि मौसम कैसे भी सर्द और ख़तरनाक क्यों ना हो, तो रोशनी और हरारत वो आदमी को ज़िंदा रखती है। फिर ये जो क्रिसमस ट्री है ये अलामत है इस बात की कि सर्द इलाकों में जब बर्फ़ पड़ती है तो ये दरख्त जो है वो अपने आप को कायम रखता है। ये ज़िंदगी की अलामत है कि हालात कितने भी ख़राब क्यों ना हो, दुनिया कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, हमारे पास एक सोच है, हमारे पास एक यकीन दहानी है कि खुदा हमें इन सख्त हालात में भी ज़िंदगी और हमेशा की ज़िंदगी देगा। फिर तो जनाब ये खूबसूरत सा क्रिसमस का पैकेज आपने देखा और ये हमारा खूबसूरत सा पाकिस्तान जहाँ पर तमाम लोगों को इक्वल राइट्स हासिल है। तो तमाम मसीह बरादरी को आज क्रिसमस के हवाले से बहुत सारी बेस्ट विशेस। तो जाफर साहब से बात कर लेते हैं। जाफर साहब बहुत शॉर्टली बता दीजिएगा कायदे आज़म का मसीहों के हवाले से क्या मतलब कॉन्सेप्ट? जी बहुत मुख्तसरन मैं अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे 4 गवर्नरों में से 3 सूबाई गवर्नर मसीही थे। अच्छा। और हमारी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह मसीही थे। ये कायदे आज़म का कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ पाकिस्तान। खलील साहब आपके पोट्री के हवाले से हम इतनी ज्यादा डिस्कशन कर रहे थे और ये तो एक सरप्राइज है खलील साहब आपके शो के लिए मैं लेकर आया था। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। एक दिन हमारा घर दूर है ना। अच्छा घर दूर घर दूर है, लेकिन ये जो है वो मैंने रखना है पोर्ट्रेट और बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया खलील साहब और बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाफर, आप हमारे शो पर तशरीफ लेकर आए। और आज का शो जो है डेफिनेटली पूरा शो कायदे-ए-आज़म के हवाले से था। उम्मीद है कि हमारी जितनी भी डिस्कशन हुई होगी आज के शो की वो आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। तो गुड मॉर्निंग आज में आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।